नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, जिससे आपको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने में जो नवोदय विद्यालय में जो प्रश्न आते हैं उनको करने में भी बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। आज कंटेंट में बहुत छोटी छोटी बातें होने वाली हैं, जिससे आपको जो नवोदय में जो प्रश्न आते हैं उनको करने में आसानी हो जाएगी। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको आसानी होती है तो इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए 2-3 सवाल और आते हैं, वो भी आपकी आसानी से हो जाएंगे। तो मैंने देखो बच्चों कल आपको बताया था गुणनखंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड का एक दूसरा नाम भी है। क्या बोलते हैं उसे बेटा? अपवर्तक। ठीक है, और भी एक नाम है, वो नहीं बताऊंगा, वो आपको पता है, अपवर्तक गुणनखंड। ठीक, तो मैंने तो सबसे पहले बताया था कि जैसे 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड यानी गुणनखंड का मतलब होगा है उसमें 4 में किस किस संख्या से भाग जा रहा है। एक चीज मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिए कि संख्या 1 और 4 मतलब स्वयं, जैसे 4 है यहाँ, तो जो भी संख्या है उसमें हमेशा 1 और स्वयं यानी 4, जो भी संख्या है, जैसे मान लो 2 है तो 1 और स्वयं यानी 2, उससे हमेशा भाग जाएगा। जैसे 10 है तो 1 और 10 से हमेशा भाग जाएगा। ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। कोई भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अगर उसके गुणनखंड की बात आती है या ये आता है कि उसमें किस किस संख्या से भाग जाएगा, तो सबसे पहले 1 और स्वयं से तो उसमें जाएगा। फिर बाकी की चीजों को हमें देखना है कि और किन किन से जाएगा। तो 1 और मतलब 4 है तो देखो इसमें 1 से जा रहा है और 2 से जा रहा है और 4 से, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या है 1 से और स्वयं से उसमें भाग जाएगा। ठीक, तो इसके गुणनखंड होगा कितने बेटा? 3। गुणनखंड कितने होगा इसके? 3। और ये संख्या कैसी है? 4। कैसी है? सम संख्या है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल नोट कर लेना कि जितनी भी सम संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं हैं वे सभी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं, ये ध्यान रखना। जैसे 4 है तो ये सम है, तो ये भाज्य होगी। भाज्य मतलब जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक, और सम संख्या आप जानते ही हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग चला जाए, जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ये तो हो गई सम संख्या की परिभाषा। और प्रश्न ये है कि सम संख्या की पहचान क्या होगी? तो पहचान ये होती है कि कोई भी संख्या अगर उसकी इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक दिए हैं तो वो संख्या सम होगी। ठीक, कैसे? जैसे जी लिखा 632, तो इसमें ये सम संख्या है क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है? 2 है। हमें 2 से भाग नहीं देना, पूरे में भाग देते फिर 2 3 6 2 1 2 2 6 12। ठीक है, तो सीधा इकाई का अंक देखना। जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सब भाज्य हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी की सारी भाज्य है। मैं बार बार भाज्यवाचक का क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसके बाद जो मासा का टॉपिक आने वाला है उसमें आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए वो चीज मैं पहले क्लियर किए दे रहा हूं। तो ये देखिए, जैसे मैं 3 के गुणनखंड करता हूं, 3 के गुणनखंड या इसी को बोलते हैं अपवर्तक। तो 3 के देखो इसमें 1 से जा रहा और 3 से जा रहा, तो इसके क्या है? केवल क्या गुणनखंड है? केवल 2 गुणनखंड है। केवल 2 गुणनखंड है। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। क्या? भाज्य। अभाज्य ये संख्या जो है 3 अभाज्य कहलाएगी। जैसे अनाथ बताया था मैंने, अनाथ यानी जिसके माता पिता दोनों ना हो। अभाज्य मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है,
जिसके दो गुणनखंड हो, ध्यान रखना, जिसके दो गुणनखंड हो वो अभाज्य कहलाती है। अब जैसे संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1, ना भाज्य है ये और ना अभाज्य है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी में आप लिख देते हो कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, ये कुछ नहीं है, ये ना भाज्य है ना अभाज्य, क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड है। देखो अभाज्य के लिए क्या गुणनखंड चाहिए? 2, और भाज्य के लिए 2 से ज्यादा चाहिए। तो इसमें ना तो 2 है ना 2 से ज्यादा है, केवल 1 है, तो ये ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो इतना क्लियर चीज आपको हो गई हो कि अभाज्य क्या है। ठीक, अब जैसे मैं ले रहा हूं 6 के अपवर्तक कौन कौन हो जाएंगे बेटा? अपवर्तक माने 6 में किस किस से भागा जा रहा? 1 से जाएगा, 2 से जा रहा, 3 से जा रहा और 6 से जा रहा। तो ये 6 के अपवर्तक कितने हो गए? 1 2 3 4, गिनने पर कितने हो गए? 4। अगर संख्या पूछे तो 4। 6 के अपवर्तक कितने हैं? 6 के गुणनखंड कितने हैं? एक ही चीज होती है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न आया था 2018 में कि 24 के गुणनखंडों की संख्या है, उसमें 4 विकल्प दिए थे, 1 6 B 7 C 8 और D 9। देखो 24 के गुणनखंड, तो 24 में किस किस से भाग जा रहा? 1 से जा रहा, 2 से जा रहा, 3 से जा रहा, 4 से जा रहा, 6 से जा रहा, 8 से जा रहा, 12 से जा रहा और 24 से। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8। 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8, क्योंकि इसमें 8 संख्याओं से भागा जा रहा है। 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 6 चौको 24, 8 तिगे 24, 12 दूनी 24। ठीक, तो उनको हम लिख देना ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखिए आपको जो मेन चीज है, भाग आपको आता है, पक्का आता है। तो आज हम भाग विधि से मासा ज्ञात करना सीखेंगे। मासा यानी महत्तम समापवर्तक, ये हम ज्ञात करना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम माने सबसे बड़ा, ये हमने कल बताया था। जैसे लघुतम माने सबसे छोटा, और समापवर्तक, ये सारी चीजें हम कल आपको बता चुके थे। देखो हमें इसके पहले देखो हम आपको कुछ नियम बताएंगे, ये ध्यान रखना। क्या रखना है? ध्यान रखना। पहली चीज, आप भाजक, भागफल, शेषफल से परिचित हैं, जानते हैं। भाग आता है उसमें आप सारी चीजें जानते हो। पहली चीज अंतिम भाजक, ध्यान रखना, ये सब अंतिम भाजक। अंतिम माने आखिरी, अंतिम माने आखिरी का। अंतिम भाजक हमारा मासा होता है। अंतिम भाजक ध्यान रखिए, अभी जब सवाल कराइए ना तब। दूसरा, पुराने भाज्य के भाजक क्या कहेंगे? पुराने भाजक को नया भाज्य मान लेते हैं। तीसरा, शेष फल नया भाजक बन जाता है। शेष फल नया भाजक बन जाता है। चौथा, ये नियम अभी एक काम आए, ये आपका लाइफ में कभी मासा गलत नहीं होगा। शेष फल नया भाजक बन जाता है। 2 से ज्यादा, ध्यान रखना, 2 से ज्यादा संख्याओं
का मासा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। पहले दो संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं, फिर जो मासा आता है उसको अगली या बची हुई, अगली रहने तो कंफ्यूज हो जाओगे, अगली संख्या में भाग दिया जाता है। ये चीज, ये 4 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, कभी भी आपका मासा गलत नहीं होगा। पहली चीज आपको भाग आना चाहिए, दूसरी चीज आपको अंतर आना चाहिए, घटाना, क्योंकि भाग में क्या होता है, घटाना। ये दोनों चीजें क्लियर है तो समझ लीजिए आपके 3 सवाल बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि मासा से संबंधित गुणनखंड और एक उसी पे आधारित एक सवाल, 3 सवाल आते हैं। इस हर साल का नियम है, कोई सा भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसमें आते हैं ये उसमें ये 3 प्रश्न आते हैं। ठीक, देखिए, और आखिरी में हम बार बार कह रहे हैं, देखो पहले भी लिखा था, और 5वां बिंदु, अंतिम भाजक ही हमारा मासा होता है। ध्यान रखना, भाजक यहाँ भी मैंने पहले बात की थी, वो आखिरी पॉइंट पे भी वही बात की थी, हमारा अंतिम भाजक हमारा मासा होगा। ठीक, देखिए शुरू से चलते हैं, बिल्कुल छोटे से। 2, 3 का मासा ज्ञात है, मासा ज्ञात करो। ठीक, इसमें तो 2 ही संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 का 3 में भाग दिया, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। 2 एकम 2, कितना बचा, 1 बचा ना। शेष फल, देखिए यहाँ तीसरा बिंदु, शेष फल नया भाजक बन जाता है। आप ये तो जानते हो, जैसे हमने भाग किया, ये क्या है, हमारा भाजक है, ये क्या है, भागफल, ये क्या है, भाज, और ये क्या है हमारा, एक, क्या है ये बताओ, शेष फल। तो आप ये चीजें तो जानते हैं कि जो ऐसे होता है, इस तरफ का ये भाजक होता है, जो उत्तर आता है वो भागफल कहलाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो हमारा भाज्य कहलाता है, जो बचता है वो शेष फल। तो देखो देखो ये तीसरे बिंदु पर, एक से पहले देखो से तीसरे नंबर पर क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आएगा। शेष फल नया भाजक बन जाता है, शेष फल क्या बचा, 1। अब इसको हमें नया भाजक बनाना है, क्योंकि हमने भाग तो कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मासा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मासा कर रहे हैं। तो ये नया भाजक बनेगा, नया भाजक बनेगा, यानी इसको ऐसा करना पड़ेगा, तभी तो ये भाजक कहलाता है। और देखो उस पर फिर उल्टे चलते हैं, दूसरा, पुराने भाजक को नया भाज्य मान लेते हैं। तो पुराना भाजक क्या था, ये पुराना भाजक कितना था, 2, तो ये नया क्या बन जाएगा, भाज्य, क्या बन जाएगा, पुराने भाजक को नया भाज्य मान लेते हैं। तो ये भाज्य यानी ये यहाँ लिखा जाएगा, नहीं आई समझ में, यहाँ लिख दिया, ठीक है, नया लिख दिया। अब इसको हम करेंगे हल, 1 का भाग कितने में देंगे, 2 में, 1 दूनी 2, ये आप जानते ही हो, 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 1 का भाग हमने 2 में दिया, 2। अब शेष फल हमारा क्या हो गया, 0। जब शेष फल 0 हो गया, यहाँ देखो
ये क्या हो गया यहाँ हमारा शेषफल 0। अब तो और भाग आगे जाएगा नहीं, तो हमारा मासा क्या होगा, 0 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा, क्या होगा, कोई बताएगा बच्चा? मासा क्या होगा हमारा? मासा होगा 1। क्यों? हमने क्या कहा, अंतिम भाजक ही हमारा मासा होता है। तो अंतिम भाजक क्या है हमारा, जी आखिरी गई है, क्योंकि इसके बाद 0 होगा, तो अंतिम भाजक, तो ये हमारा क्या है, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक कितना है, 1, यही हमारा मासा हो गया। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी कि जो हमारा आखिरी का भाजक होता है वही हमारा मासा होता है। ठीक है, अब देखो 3 अंकों पे चलते हैं जरा। जैसे हमने ले लिया 2, 4 और मान के चलो 9 का मासा। ध्यान रखना, हमें मासा ज्ञात करना है। हमने क्या कहा, देखो अब इसमें 2 से ज्यादा संख्याओं का मासा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को छोड़ देती है। इसमें सबसे बड़ी कौन है, 9, इसको छोड़ दो। यानी हम इन 2 का मासा ज्ञात करेंगे, इसको बाद में करेंगे। कहने का मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल छोड़ना है। एक चीज और ध्यान रखना, ये तो छोटी छोटी संख्या है, नवोदय में सीधा सीधा प्रश्न आता है, 4 विकल्प दिए रहते हैं, उसमें पूछ देगा सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी कौन है, तो ये आपको छांटना आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ देखो 2 और 4 बड़ी संख्या को छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ दिया जाता है। पहले 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं, फिर जो मासा आता है उसको अगली संख्या में भाग दिया जाता है। तो बड़ी को छोड़ दिया, तो पहले 2, अब बचे 2 और 4, तो 2 और 4 का मासा ज्ञात करेंगे, तो 2 और 4 का 2 दूनी 4 हो गया। इसमें तो कहानी खत्म ही हो गई। तो यहाँ पहला और आखिरी भाजक क्या है, 2 ही, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा नहीं। तो यहाँ मासा हमारा कितना हो गया, इसका 2 हो गया। लेकिन अभी भी केवल 2 संख्याओं का नहीं है, तीसरी रह गई है। तो फिर वो क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं, फिर जो मासा आता है, मासा कितना आया 2, उसको अगली संख्या यानी कौन सी बची थी, 9, क्योंकि 2, 4 और 9 का मासा ज्ञात करना था। तो फिर हम 2 का मान कितने में देंगे, 9 में देंगे। तो 2 चौको 8, घटाया कितना बचा, 1। अब शेषफल क्या बन जाता है, नया भाजक। शेषफल क्या बन जाता है, नया भाजक, क्योंकि हम मासा ज्ञात कर रहे हैं। ये नया भाजक बन गया, और जो नया भाजक, जो पुराना भाजक होता है वो क्या बन जाता है, भाज्य। यानी जो पहले वाला भाजक होता है उसमें भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ हम 2 में 1 का भाग 2 में दे देंगे, तो 1 दूनी 2। तो हमारा मासा क्या होता है। अब यहाँ शेषफल क्या हो गया बेटा, 0। शेषफल 0 हो गया, तो ये हमारा क्या है, यहाँ अंतिम क्या है जी, अंतिम भाजक, आखिरी भाजक। आखिरी भाजक ही हमारा क्या होता है, मासा। तो मासा कितना हो गया, 1। इस तरीके से देखो, वैसे यहाँ 2 करके छोड़ देंगे तो यहाँ मासा हो रहा था 2, लेकिन हमें केवल 2 संख्याओं का निकालना था। 2, 4, 9 का मासा काटना था, तो 2, 4, 9 का मासा होगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, क्या है, देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं, और जो बच्चे अभी लाइक करना भूल गए हो तो वीडियो को बीच में लाइक कर दीजिएगा। उससे हमें भी क्या मिलता है, थोड़ा सा इन्फोर्समेंट मिलता है कि चलो हमारे वीडियो में कंटेंट है। लाइक और कमेंट से हमें पता चलता है कि हाँ हमारी वीडियो जो है व्यूअर्स को अच्छी लग रही है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा था कि मासा कैसे ज्ञात करना है भाग विधि से। तो ये मैंने आपको बताया, और आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। संख्याएं 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। हमें यही ध्यान रखना है कि जैसे हम भाग करते हैं, अगर भाग के बाद घटा रहे हैं तो वो जो शेषफल बचता है वो हमारा नया भाजक बन जाता है, और हम दूसरी संख्या में भाग देते हैं। जो आखिरी का भाजक बचता है वही हमारा मासा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए भाग विधि मैंने आपको बताई है मासा की। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये मेरी भाग विधि जो है आपको समझ में आई होगी मासा निकालने की। इस वीडियो को आपसे गुजारिश है मेरे प्यारे बच्चों, व्यूअर्स जो भी यहाँ से देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि बच्चे और भी इस छोटे बेसिक कंसेप्ट को समझ सकें। मेरा मेन उद्देश्य है कि वो कंसेप्ट को समझ सकें, सवाल तो वो कैसे भी कर लेंगे। इसलिए आज भाग विधि से, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम आपको मासा करना बताएंगे। तो आज आपको भाग विधि से जितने भी आपकी प्रैक्टिस बुक में या क्वेश्चन दिए हैं उनको अच्छे से लगाइएगा और खूब मेहनत करिएगा। आगामी अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और आज है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि के दिन सब बच्चों की माँ मोस्टली महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखती हैं।
जो है शंकर जी की पूजा होती है, उन पर जो है जल चढ़ाया जाता है। तो बच्चे जो भी हैं, भगवान भोलेनाथ का आज त्यौहार है, और मैं बच्चों से कहता हूँ कि बच्चे भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और अपना पढ़ाई में मन लगाएं और भगवान से आशीष मांगें कि प्रभु हमें नवोदय में सफलता देना, और भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ उन्हीं की, या कोई भी प्रभु जो भी हैं, हमारे भगवान राम हैं या भोलेनाथ हैं, उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी स्वयं मदद करते हैं। स्वयं मदद माने जैसे आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, आप भगवान भरोसे मत बोलो कि आज तो सर ने बताया था आप 1 लोटे की जगह 10 लोटे जल चढ़ा दोगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलतफहमी में रखिएगा। भगवान किसी की रिश्वत नहीं लेते हैं, नहीं वो इस तरीके से प्रसन्न होते हैं। बस ये है कि आप मेहनत करिए, आप अपनी खुद की मदद करिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।